गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे कैपेसिटर का। ये जो लेक्चर होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 21 होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक का कंटिन्यूशन चल रहा है और ये तो तुम्हारा चैप्टर 2 है। तो देखना, कैपेसिटर से पहले हमने जो टॉपिक्स डिस्कस की थी, एक था हमारे पास कंडक्टर्स और मैंने साथ साथ इसके बाद डाइलेक्ट्रिक्स, ये दोनों चीज़ मैंने डिस्कस किया हुआ है। मैंने तुम्हें बताया था व्हाट आर द प्रॉपर्टीज कंडक्टर्स को, मैंने बताया था व्हाट इज ए कंडक्टर। उसके बाद उसका प्रॉपर्टीज जो है इस चैप्टर में बेसिकली वो 6 पॉइंट्स को मैंने पूरा इलेबोरेटली डिस्कस किया हुआ है। फिर डायलेक्ट्रिक्स जो होता है, पोलर नॉन पोलर, फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा इसका इफेक्ट, वो मैंने तुम्हें डिस्कस किया हुआ है। तो देखो, इन दो टॉपिक्स के बाद हमारे पास कैपेसिटर आता है। इन दो टॉपिक्स के बाद हमारे पास कैपेसिटर आता है, मतलब इन दोनों के साथ कुछ रिलेशंस है। ठीक है, तो कैपेसिटर जो होगा इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें ये दोनों जो है पता होना चाहिए। वो हमने डिस्कस कर लिया। अगर तुमने वीडियो नहीं देखा होगा तो कंडक्टर में जाके तुम देख लेना, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो लेक्चर है वहाँ पे तुम कंडक्टर वाला वीडियो देख लेना, वहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। और डायलेक्ट्रिक्स वाला जो लास्ट वीडियो है वो तो डायलेक्ट्रिक्स वाला है, वो तुम देख लेना। और अगर चैनल में नए हो तो तुम सब्सक्राइब ज़रूर करो और सपोर्ट करो मुझे। वैसे तुम लोगों का एंटरटेनमेंट के लिए तो एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, आई होप कि तुम लोगों ने वो वीडियो देखा है और एंजॉय भी किया हुआ होगा। चलो, ऐसे आगे भी कुछ करेंगे कुछ और। तो सीधे कैपेसिटर में आते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। मैंने ये बता दिया कि कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक्स के साथ कैपेसिटर का एक रिलेशन होगा, धीरे धीरे हमें पता चलेगा। तो पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि कंडक्टर जो है कैपेसिटर बनाने में हेल्प करता है। मतलब कैपेसिटर बेसिकली तुम्हारे पास एक डिवाइस है, ठीक है, और जो बना हुआ किससे है, कंडक्टर से। मतलब कैपेसिटर को डिजाइन करने के लिए तुम्हें बेसिकली कंडक्टर चाहिए होगा। ठीक है, कैपेसिटर एक डिवाइस है, तो उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ काइंड ऑफ डिवाइस वेयर यू कैन स्टोर। तो ये एक स्टोरेज डिवाइस है, तो वी कैन store electric charge and hence electrical energy। तो मैंने क्या बताया, कैपेसिटर एक डिवाइस है, वैसे बना हुआ किससे, कंडक्टर है। तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि कंडक्टर हमने पहले क्यों पढ़ा हुआ है, क्योंकि हमें कैपेसिटर पढ़ना था। वो चीज़ यह है कि कैपेसिटर को बनाने के लिए हमें कंडक्टर चाहिए होगा। बाद में हमें ये भी पता चलेगा कि डाइलेक्ट्रिक्स क्यों चाहिए, कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक्स क्यों चाहिए, वो हमें बाद में पता चल जाएगा। फॉर द टाइमिंग, इसके बिगिनिंग में मैंने बता दिया कि कैपेसिटर जो है इट इज़ मेड अप ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक डिवाइस होता है। कैसी डिवाइस? स्टोरेज डिवाइस होता है। इसमें स्टोर कर सकते हो, मतलब कुछ चीज़ यहाँ पे तुम स्टोर कर सकते हो। तो कौन सा चीज़ तुम स्टोर कर सकते हो? तो देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज तुम्हारे पास है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा। अल्टीमेटली ये क्या स्टोर करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। अब देखो, एक कंफ्यूजन ऐसा रहता है कि जो बैटरी है, तो बैटरी भी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है ना? इसमें केमिकल एनर्जी होता है, वो कन्वर्ट कर देता है। तो कैपेसिटर जो है ना, कैपेसिटर जो है वो बैटरी के तरह काम कर सकता है। कैपेसिटर जो है वो बैटरी के तरह काम कर सकता है। इसका डेफिनेशन मैंने क्या बताया, इट इज ए डिवाइस विच कैन स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हेंस सिंस इट इज स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, सो हैंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होगा, है ना? तो इसमें जो है ना, इसमें चार्ज, बहुत सारे चार्ज तुम स्टोर करके रख सकते हो। और इसमें जो है ये तो चार्ज को फ्लो करवाएगा, मतलब करवाते रहेगा। तो कैपेसिटर का ज़रूरत क्यों है हमें? मतलब बैटरी तो हमारे पास थी, मैंने कहा कि कैपेसिटर जो है बैटरी की तरह काम कर सकता है। तो अगर बैटरी हमारे पास थी तो कैपेसिटर का ज़रूरत क्यों पड़ा? व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट? तो देखो, यहाँ पे हम ये समझेंगे कि कैपेसिटर जो है उसमें मैंने कहा कि बहुत सारे चार्ज तुम स्टोर कर सकते हो इकट्ठा, एट ए टाइम तुम बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हो। अगर हमारे पास कुछ ऐसा डिवाइस हो, कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऐसा कुछ है जिसमें हमें मान लो बहुत ज़्यादा चार्ज चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए उस चीज़ को, जैसे कि हमारे पास सीलिंग फैन होता है, फैन, ठीक है, उसका स्टार्टिंग टॉर्क के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। तो वो एनर्जी बैटरी से नहीं मिलता, क्योंकि बैटरी के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर करके तुम नहीं रख सकते।
जो फैन होता है हमारा, इसका जो घुमाने के लिए स्टार्टिंग टॉर्क होता है ना, रोटेशन के लिए स्टार्टिंग टॉर्क, वो कैपेसिटर करता है। कैपेसिटर कैसे करता है? क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि कैपेसिटर वो डिवाइस है जो कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल चार्ज उसमें तुम स्टोर कर सकते हो, है ना, स्टोर कर सकते हो। उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या स्टोर हो जाएगा? तो फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? ये चार्ज को जब घुमाएगा बैटरी, तो वो स्लो प्रोसेस में घुमाएगा। ये इंस्टेंट अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा चार्ज चाहिए, इंस्टेंट अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा चार्ज चाहिए, तो ये सप्लाई कर सकता है, इंस्टेंट बहुत सारे चार्ज को मूव करवा सकता है इसमें। कैसे? क्योंकि ये वो डिवाइस है जिसमें तुम चार्ज स्टोर करके रख सकते हो। ये डिवाइस किससे बना हुआ है? ये डिवाइस कंडक्टर से बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे पास कैमरा हो गया ना, डीएसएलआर मान लो कैमरा हो गया, उसका फ्लैश लाइट जो है वो इंस्टेंट बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी चाहिए उसको, बहुत ज़्यादा इंस्टेंट चाहिए। तुमने बटन दबाया और मतलब फ्लैश हो गया, है ना। तो उस टाइम पे भी तुम्हारा जो डिवाइस है वो कैपेसिटर काम कर रहा है यहाँ पे, बैटरी ये काम नहीं कर सकता। तो समझ रहे हो ना कैपेसिटर का मतलब पर्पस क्या है? ये एक डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, जहाँ पे बहुत सारे चार्ज तुम इकट्ठा स्टोर करके रख सकते हो। अब मैंने ये तुम्हें बताया कि देखो तुम जो ये जो डिवाइस है ये बहुत सारा चार्ज स्टोर करके रख सकता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ, कि ये कैसे ये बहुत ज़्यादा जो है चार्ज तुम इसमें स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। अगर ये मेरे पास इसका डेफिनेशन मैंने कुछ ऐसा बताया कि ये डिवाइस है जिसमें तुम बहुत सारा इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड हैंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुम स्टोर करके रख सकते हो, जो हमें किसी ना किसी पर्पस में लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम कैपेसिटर जो है उसमें बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैंने एक चीज़ तुम्हें और बताया हुआ है कि कैपेसिटर जो होता है वो कंडक्टर से बना हुआ होता है ना। तो मान लेते हैं कि एक तुम्हारे आर्बिट्ररी शेप कंडक्टर मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, ये कंडक्टर है, इसका प्रॉपर्टी तुम्हें सारा पता है। कैपेसिटर जो होता है कंडक्टर से बना हुआ होता है। अब देखो इसमें अगर तुम इस कंडक्टर को तुम चार्ज कर सकते हो, कहीं से भी तुम मान लो प्लस क्यू चार्ज लेके आ रहे हो और इसमें तुमने दे दिया। चार्जिंग बाय कंडक्शन तो पता ही है ना, वो तो चैप्टर 1 में पढ़ाया था मैंने। मतलब ये अगर न्यूट्रल कंडक्टर है, इसको चार्ज तुम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? चार्जिंग बाय कंडक्शन कर सकते हो, है ना। इसमें तुम जो भी चार्ज दोगे वो तुम्हें पता है, अब इसमें जो भी चार्ज दोगे वो इसके सरफेस में आ जाएगा। क्लियर? तो मान लो पहले ये न्यूट्रल कंडक्टर था, अब तुमने कुछ पॉजिटिव चार्जेस दिए, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस में आ गए, है ना। क्लियर? बहुत सारे चार्ज तुमने दे दिए। तो बहुत सारे चार्ज ना देके मैं अगर मान लो समझाने के लिए, फॉर द शेक ऑफ सिंप्लिसिटी, इस कंडक्टर को तुमने 2 पॉजिटिव चार्ज दे दिए। अब देखो, अब जब तुम तीसरा पॉजिटिव चार्ज इसको देने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? मतलब तब तुम्हें कौन सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा बताओ। अगर तुमने यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे दे दिए, कहाँ से दे रहे हो? मतलब क्वेश्चन राइसेस कहाँ से दे रहे हो? मान लो कि तुम कहीं से फ्रॉम इन्फिनिटी से कोई चार्ज लेके आ रहे हो। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट हमने कहा माना, मैंने कहीं पे यहाँ पे कहीं पे पॉइंट नहीं दिया, मैंने कहा कि फ्रॉम इन्फिनिटी से तुम कुछ चार्जेस इसमें दे रहे हो। तो जैसे कि एक कंडक्टर था, पहले तुमने एक चार्ज दिया, इसमें एक चार्ज आ गया, फिर और एक प्लस चार्ज दिया तो और एक प्लस चार्ज आ गया। देखो अब इसमें 2 चार्ज है, मतलब ये जो अब कंडक्टर है इसने 2 चार्ज स्टोर कर लिया है। इसको तुम क्या और चार्ज दे सकते हो? तो कंडक्टर है, ये चार्ज लेता रहेगा, तुम दो ना। तो फिर तुमने और एक चार्ज देने की कोशिश की। पहली बात तो कंडक्टर है, तुम चार्ज दे रहे हो तो ये चार्ज ले रहे हैं, है ना। तुमने इसको चार्ज दिया, देखो सडनली तो कहीं से चार्ज नहीं आएगा, ये भी पॉइंट तुम्हें याद रखना है कि सडनली तो चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, है ना। तो कहीं से किसी ना किसी बॉडी से लेके आए हो, शायद कोई दूसरा कंडक्टर है वहां से तुम लेके आ रहे हो। वो कंडक्टर कहाँ है? मैंने माना कि वो इन्फिनिटी में है। ठीक है, तो चलो आई होप कि समझ रहे हो। तो देखो मैंने कहा कि जब तुम इसको नेक्स्ट जो पॉजिटिव चार्ज है इसको देने की कोशिश कर रहे हो तो कौन सा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? एक तो इसको तुम दे रहे हो और ये ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये लेगा, ये अलाउ करता है, और इसके जो भी चार्जेस होंगे सरफेस में होंगे। तो एक चीज़ तो पता हो रहा है कि ये जो होगा पॉजिटिव चार्ज इसमें स्टोर करके रख रहा है ना। और एक चीज़ मैंने बताया कि अगर ये जो नेक्स्ट, ये मान लो 3rd पॉजिटिव चार्ज है, 1st 2nd और ये 3rd है, तो इसको जब तुम यहाँ पे लाने की कोशिश करोगे, देने की कोशिश करोगे, तब प्रॉब्लम क्या होगा?
तो प्रॉब्लम ये होगा, देखो ये पॉजिटिव चार्जेस है, मतलब ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, मान लो नंबर 2 ही है। नेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज अगर तुम यहाँ पे देने की कोशिश करोगे, नेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे देने की कोशिश करोगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को तो रिपेल करेगा, सरफेस में आने देगा, सरफेस में आने नहीं देगा। समझ रहे हो ना, सरफेस में आने तो नहीं देगा, तो इसको रिपेल करेगा। अगर रिपेल कर रहा है ना, रिपल्शन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इस चार्ज को अगर तुम इसमें देना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो इसके सरफेस में, देन वी हैव टू, बताओ, डू वर्क, है ना, हमें वर्क करना पड़ेगा, है ना, इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में हमें वर्क करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना बात। तो देखो इस चार्ज को कहाँ से ला रहे हो, इन्फिनिटी से, कहीं दूर, बहुत दूर एक कंडक्टर है, वहां से चार्ज उठा उठाकर इसमें डाल रहे हो। ये पहले न्यूट्रल था, 2 चार्ज डाल दिए, थर्ड वाला चार्ज डालना चाहते हो तो रिपल्शन हो रहा है, तो यू हैव टू डू सम वर्क, तो थर्ड वाला चार्ज तुमने दे दिए। फिर नेक्स्ट फोर्थ वाला चार्ज तुम यहाँ पे देना चाहते हो, फोर्थ वाला पॉजिटिव चार्ज तुम देना चाहते हो, तो थर्ड वाला चार्ज देने में जितना तुम्हें वर्क करना पड़ा, फोर्थ वाला चार्ज देने में और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। फिर बहुत ज़्यादा चार्जेस तुम जब देते जाओगे, मतलब एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा वर्क तुम करते जाओगे। ये जो वर्क डन होगा ना, यू हैव टू डू सम वर्क, मैंने कहा ये जो वर्क डन होगा हमारा, वो किसका इक्वल होगा, ये जो वर्क डन होगा वो किसका इक्वल होगा, बताना, वो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वल होगा, है ना। बात समझ में आ रहा है। एक मिनट चेंज कर देता हूं। तो देखो मैंने कहा कि जब इस कंडक्टर को तुम पॉजिटिव चार्ज देते गए, तो हर एक स्टेज में तुम्हें वर्क करना पड़ रहा था। एट द सेम टाइम तुम ये भी समझ रहे हो कि जितना वर्क तुम्हें पहले करना पड़ रहा था, जितना चार्ज तुम ऐड करते जा रहे हो, उतना ज़्यादा वर्क डन करना पड़ रहा है, मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी उतना ही इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है ना, ये बात क्लियर है ना, ठीक है। अब बताओ, अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली इसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। अब ये मत पूछना कि सर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल क्या है, इसके लिए पूरा इलेबोरेशन मैंने देके रखा हुआ है, ठीक है, वो वीडियो में मिल जाएगा तुम्हारा। चैप्टर 1 में तो स्टार्टिंग में ही मैंने पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी है पूरा इलेबोरेटली डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो एक बार फिर से बताते हैं कि तुम क्या कर रहे थे, कहानी कैसा था कि तुम बहुत दूर से पॉजिटिव चार्ज, इसमें न्यूट्रल कंडक्टर था, इसमें ऐड कर रहे थे, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा था, ये स्टोर कर रहा था। ये क्या है, ये कंडक्टर है, ठीक है। अब जब तुम एक चीज और गौर करो कि जब तुम पॉजिटिव चार्ज ऐड कर रहे थे, तब इसका साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो रहा था। इसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा था, मतलब इसका पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं ऐसे कह सकता हूं, मेरे पास अगर एक कंडक्टर है, तो उस कंडक्टर में कहीं से भी अगर चार्ज ऐड करूं, तो जितना चार्ज ऐड करता जाऊंगा उस कंडक्टर में, उतना ही उस कंडक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर है। फिर से, मेरे पास एक कंडक्टर है, वो न्यूट्रल था, उसमें मैंने कुछ पॉजिटिव चार्ज दिए, फिर और पॉजिटिव चार्ज देने की कोशिश की, तो वो वाला पॉजिटिव चार्ज जो देना चाहता हूं उसको रिपेल कर रहा था, बट मुझे देना ही है तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। अगर तुमने वर्क किया तो जो वर्क डन है वो कैसे स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगा, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी इसका इंक्रीज हो रहा है, और देना चाहते हो तो और वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा, तो और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है मतलब इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है ना। तो मैंने अब स्टेटमेंट ऐसे रखा कि जब एक कंडक्टर को तुम चार्ज दोगे, जितना भी तुम चार्ज दोगे उतना ही उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। क्लियर है। तो हमारा कहानी कुछ ऐसा हो गया अब कि एक कंडक्टर था जिसमें मैं बहुत ज़्यादा चार्ज दे रहा था, एक कंडक्टर था जिसमें मैं बहुत ज़्यादा चार्ज दे रहा था, बट जब मैं चार्ज ऐड कर रहा हूं उसमें तो मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है ड्यू टू द रिपल्शन, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो इसकी वजह से एक पॉइंट देखो, इसके बारे में अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, एक चीज़ क्लियर हो गया कि जितना भी चार्ज दे रहे हो तुम, जितना भी चार्ज तुम यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हो, उसके साथ साथ जो पोटेंशियल है वो भी इंक्रीज कर रहा है। ये पॉइंट क्लियर कर दिया मैंने। जितना भी चार्ज तुम इसमें दे रहे हो उसके साथ साथ इसका पोटेंशियल, इस कंडक्टर का पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है, ठीक है। पोटेंशियल क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि वर्क डन जो है बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है।
वर्क डन जो है बहुत ज़्यादा क्यों करना पड़ रहा है, जितना चार्ज ऐड करते जा रहे हो वो सारा पॉजिटिव चार्ज मिलके जो अब जो ऐड करोगे उसको बहुत ज़ोर से रिपेल करेगा, है ना। आई होप कि ये पॉइंट पूरा क्लियर है। तो इसको मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूँ, इस पॉइंट को, और फर्दर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें आएंगे हम बाद में। अब देखो क्या बताना चाहता हूँ मैं, अब चीज़ को समझो। अब मेरे पास ये कंडक्टर था, ये हो रहा है मुझे समझ में आ रहा है, ये चीज़ हो रहा है मुझे समझ में आ रहा है ना। अब कुछ और बात करते हैं, इसको थोड़ा होल्ड में रखे हुए। तो और बात यह है कि जब तुम इसमें चार्ज देते जाओगे पॉजिटिव चार्जेस तुम दे रहे हो, बहुत ज़्यादा दे रहे हो, तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि कितना चार्ज दे पाओगे। कि क्या ये कहानी कुछ ऐसा है कि चार्ज मैं कहीं से उठा कर यहाँ पे दे ही रहा हूँ, वो बात अलग है कि ये चीज़ हो रहा है, चार्ज दे रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, तो पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है। इसके बारे में तो बात करेंगे ही, ये तो हो ही रहा है, ये तो मैंने बता ही दिया। बट थिंग इज दैट कि इसमें तुम कितना चार्ज दे सकते हो, ठीक है। इसमें तुम कितना चार्ज दे, क्या अनलिमिटेड चार्ज दे सकते हो क्या इसमें? तो आंसर नहीं है, अनलिमिटेड तुम दे नहीं सकते, ठीक है। तुम बहुत ज़्यादा चार्ज इस कंडक्टर को दे नहीं सकते। बट एक चीज़ तो हो रहा है, देखो वर्क डन कर करके तुमने बहुत सारा चार्ज दे दिया, मतलब अब इस कंडक्टर में बहुत सारा चार्ज है, इसमें जमा हुआ है, मतलब ये तो स्टोरेज डिवाइस के हिसाब से काम कर रहा है, इसमें चार्ज जमा हो रहा है ना। अब मैंने जब पूछा कि भाई इसमें कितना चार्ज मैं दे सकता हूँ, क्या बहुत ज़्यादा चार्ज दे सकता हूँ, तब मैंने आंसर बताया कि नो, नहीं, बहुत ज़्यादा चार्ज तुम दे नहीं सकते, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस तुम यहाँ पे रख नहीं सकते। अब मतलब क्वेश्चन इसका ऐसा हो गया कि मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है मेरे पास, तो इसमें मुझे पानी भरना है। इतना हाइट का कंटेनर है, एच हाइट है इसका, तो तुम पानी भर रहे हो, पानी भर दिया तुमने, है ना, इतना भर दिया। क्या और पानी दे सकते हो? तो तुम कहोगे सर अरे सर देखो ना बहुत जगह है, और पानी डालो, तो और पानी दिया मैंने। फिर मैंने पूछा फिर से क्या और पानी डाल सकते हो? तुमने कहा अरे सर और भी तो जगह है, दो। अब मैंने कहा कि चलो भाई दे दिया। अब मैं पूछ रहा हूं, अब अगर मैं एक बूंद पानी और डालूंगा तो क्या होगा? पूरा भर गया, पूरा ये कंटेनर जो है पूरा फुल फिल्ड है, पूरा फिल्ड है। अब अगर एक बूंद पानी डालोगे तो वो लीक आउट होगा, ये ड्रॉप नीचे गिर जाएगा। और पानी दोगे वो भी गिरेगा। जितना पानी आप डालोगे, जितना पानी देते जाओगे, उतना पानी गिरता जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कंटेनर का कैपेसिटी तो इतना ही है। इस कंटेनर का कैपेसिटी एच हाइट तक ये पानी भर सकता है, इससे ज़्यादा हाइट होगा ही नहीं इसमें। क्योंकि इसका कैपेसिटी इतना ही है। समझ रहे हो ना? अब जितना भी पानी डालोगे वो गिर जाएगा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे होता है। अब समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बताया, ये वाला जो चीज़ है यहाँ पे जितना भी तुम चार्जेस देते जाओगे उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल है वो तो इंक्रीज करेगा। अब देखो जब पोटेंशियल इंक्रीज करेगा मतलब चार्ज आ रहा है ना, हमें बहुत ज़्यादा चार्ज आ रहा है। जैसे कि मैंने ऐसे बताया, ऐसे है, पहले दो चार्ज था, इस दो चार्ज के लिए लाइन्स ऑफ फोर्स तो ऐसा जाएगा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। फिर अगर तीन चार्ज होगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा या घटेगा? बताओ। पहले दो चार्ज थे, फिर तुमने वर्क डन करते हुए तीसरा चार्ज भी ऐड कर दिया सरफेस में। अब जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था, तीसरा चार्ज आने के बाद इसके लिए भी तो एक लाइन्स ऑफ फोर्स होगा। जितना चार्ज तुम देते जाओगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ता जाएगा। वैसे भी पोटेंशियल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्टली रिलेशन है, E=dV/dr, हमें पता भी है। पोटेंशियल बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। अगर तुम पोटेंशियल से समझना नहीं चाहते हो तो नॉट एन इशू, तुम ऐसे समझो कि जितना चार्ज दे रहे हो उतना लाइन्स ऑफ फोर्स तो बढ़ रहा है। लाइन्स ऑफ फोर्स मतलब तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ही रिप्रेजेंट करता है, हमें पता है। तो इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि जितना चार्ज तुम इस कंडक्टर को ऐड कर रहे हो ना, उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंटेंस हो रहा है ना? क्लियर है? हम कौन सी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं? हम ये ढूंढ रहे हैं कि जो बकेट वाला मतलब कंटेनर वाला कहानी बताया मैंने यहाँ पे कि कैपेसिटी जो है वो फिल हो गया, इसकी वजह से तुम वाटर अब ऐड करने से ये गिर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसी का आंसर ढूंढ रहा हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा चार्ज, अनलिमिटेड चार्ज, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस में देना चाहता हूँ, क्या ये स्टोर कर पाएगा? तो आंसर तो नहीं है, नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि पहले बात यह है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ करता जा रहा है।
ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है ये समझने की कोशिश करो। देखो ये अगर कंडक्टर है, अगर ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये यहाँ पे मैं चार्ज ऐड कर रहा हूँ इसमें, तो इसका सराउंडिंग्स में क्या है। अब कहोगे सर इसके सराउंडिंग्स में तो आप हो, बोर्ड है, हम है ना, तो इसके सराउंडिंग्स में क्या है, हम लोग तो है ही, साथ साथ देखो साथ में एयर मॉलिक्यूल्स है, समझ रहे हो ना। अब बताओ यार में क्या है, एयर मतलब क्या है, गैस है, ये तो सीखा हुआ है ना, गैस मतलब नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पता है ना, ये तो है। अब समझो बात को, तो इसमें मैंने बहुत सारे चार्ज दे दी, इसका कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बहुत स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। बट एयर, तुम कहोगे एयर तो सर इंसुलेटर है, उसमें जो गैस मॉलिक्यूल है उसका तो एटॉम्स है। मान लो यहाँ पे कोई एटॉम है, उसके आउटर शेल में, इसके शेल में जो भी बाहर के शेल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। एयर मॉलिक्यूल मतलब इसमें नाइट्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन एटॉम हो सकता है, ऑक्सीजन एटॉम हो सकता है, वो इन दोनों का कॉम्पोजिशन बहुत ज़्यादा है, 78% और 21%, है ना। तो इसके सराउंडिंग्स में जो एयर मॉलिक्यूल्स है, वो तो एयर मॉलिक्यूल बेसिकली इंसुलेटर होता है। बट तुम्हारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना। बहुत बार तुमने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा हीट के वजह से, इंसुलेटर तो हीट कंडक्ट नहीं करता, मगर बहुत ज़्यादा तुम हीट दे दोगे वो भी पिघल जाएगा, क्यों, बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी इंसुलेटर हो वो हीट तो कंडक्ट नहीं करता। मैं हीट के बारे में बात कर रहा हूँ, अभी तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में यहाँ पे चार्ज के बारे में बात करना है मुझे यहाँ पे। कोई, मैं वैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी तुम्हारे पास इंसुलेटर हो तो उसका भी एक स्ट्रेंथ होता है कि इतना हीट करोगे तो इसका कुछ नहीं आता, कुछ नहीं होगा इसका, ठीक है। बट उससे ज़्यादा तुम हीट दे दोगे तो वो शायद पिघल जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसमें सेम कहानी हो रहा है। अब बात को समझो, तुमने बहुत चार्ज देते देते ना एक टाइम पे ऐसा हो गया कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो गया, इतना हो गया कि ये सराउंडिंग्स में जो इसको मिल रहा है ना, एटॉम्स मॉलिक्यूल जो भी मिल रहा है इसको, उस एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन होगा ना। तो पहले जो देखो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होगा, समझ रहे हो ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट कर नहीं पा रहा था पहले। क्यों? क्योंकि ये तो इंसुलेटर है ना, ये रेस्पॉन्स नहीं करेगा इस फील्ड को, इंसुलेटर है, इस फील्ड को रेस्पॉन्स नहीं करेगा। बट तुमने जो है चार्ज ऐड ही करना है तुम्हें, तो तुम चार्ज ऐड करते जा रहे हो, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसे आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है उसका वैल्यू 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। आई होप कि मैंने करेक्ट लिखा है, किताब में चेक कर लेना, यही होगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वैसे, ठीक है। इतना स्ट्रेंथ जब हो जाता है ना, तो क्या होता है, तब ये इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्स कर जाता है। तुम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो और दे रहे हो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, बट इसको कुछ नहीं कर पा रहा है। सराउंडिंग्स में जो है, मैं तो एक ही दिखा रहा हूँ, एक ही एटॉम दिखा रहा हूँ, वैसे बहुत सारे है ना हमारे पास सराउंडिंग में, बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स है। तो वहां से ये इलेक्ट्रॉन जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, बट जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इतना हो गया तो इस इलेक्ट्रॉन को और एक चार्ज तुमने जब दिया, इतना अब मान लो इतना चार्जेस पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इतना है। अब तुमने और एक यहाँ पे ऐड करना चाहा, और एक, जैसे कि बकेट वाला कहानी मैंने बताया था, कंटेनर में इतना जब भर गया था और एक बूंद तुमने दिया तो वो लीक आउट हो गया। अब देखो जब और एक पॉजिटिव चार्ज तुम यहाँ पे दोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इतना स्ट्रेंथ हो गया ना, इस इलेक्ट्रॉन को ले आएगा इसके पास, इतना ज़्यादा होने के वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना होने की वजह से ये इस इलेक्ट्रॉन को ले आएगा। तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब और चार्ज जो तुम ऐड करना चाहते थे वो तो हुआ ही नहीं, वो तो लीक आउट हो गया। अब तुम कहोगे सर मैं 500 दूंगा, 500 पॉजिटिव चार्ज और डालूंगा, सो व्हाट, ये तो एयर मॉलिक्यूल क्या कम है, यहाँ पे सारे से 500 इलेक्ट्रॉन ले लेगा वो, लेकिन न्यूट्रल हो जाएगा, बट ऐड तो इसमें होगा नहीं, मतलब और चार्ज तुम इसमें दे नहीं सकते। मतलब ये अब एक सैचुरेशन पॉइंट में पहुंच गया है कि दिस इज इट्स कैपेसिटी, दिस इज इट्स कैपेसिटी। तो कैपेसिटी समझ में आ रहा है ना क्या है कैपेसिटी, क्या है, तो फिर कैपेसिटी है इस जो तुम्हारे पास जो सिस्टम है, इस सिस्टम का एबिलिटी टू होल्ड चार्ज, टू स्टोर एनर्जी, इतने से ज्यादा वो नहीं कर सकता। क्लियर है क्या? मैंने जो बताने की कोशिश की वो क्लियर क्या?
क्या बताया मैंने, इसमें तुमने चार्ज दिया, देते गए देते गए देते गए, एट द सेम टाइम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते जब ये वाला वैल्यू आया और जब तुमने और एक पॉजिटिव चार्ज ऐड करना चाहा, तो क्या हो गया, सराउंडिंग्स में जो एयर मॉलिक्यूल है जो कि इंसुलेटर है, जो कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को रेस्पॉन्स नहीं कर रहा था, बट इतना बढ़ने के बाद उसका जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो इसके साथ न्यूट्रलाइज हो जाता है ना। तो न्यूट्रलाइज होने की वजह से क्या होता है, ये जो एक्स्ट्रा चार्ज तुम देना चाहते थे वो तो ऐड ही नहीं हुआ, वो तो न्यूट्रल हो गया। अब तुम जितना भी डालो, अब यहाँ पे ये कंटेनर फुलफिल हो गया है, अब इसमें और 20 लीटर पानी डालोगे तो 20 लीटर ही गिर जाएगा। तो यहाँ पे तुम 500 पॉजिटिव चार्ज और ऐड करना चाहोगे तो यहाँ से एयर मॉलिक्यूल तो बहुत ज़्यादा है, वहाँ से वो ले लेगा, लेके न्यूट्रलाइज कर देगा, बट ऐड नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो दो टर्म हमारे पास आया, टर्म को समझो। एक है कैपेसिटर, जो कि डिवाइस है, एक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करके रखता है। दिखाया ना अभी कैसे कर रहा था, और उसकी वजह से इसका कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी भी स्टोर हो जाता है। और एक चीज हमें पता चला अभी, कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या है, इस डिवाइस का एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल चार्ज, है ना। ये दो टर्म क्लियर है, सारे को मिला मत देना, सारे को मिला मत देना, ठीक है। ये जो स्ट्रेंथ होता है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इस स्ट्रेंथ को, जिस स्ट्रेंथ को अगर पार कर जाए तो क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एयर मॉलिक्यूल से खींच के ले लेता है ना। इस स्ट्रेंथ को डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं, इसको भी याद रखना, इस टर्म को डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसको डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है। एयर का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होने के बाद और चार्ज दोगे तो वो चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, वो एयर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन खींच के ले लेगा, ठीक है। तो इस स्ट्रेंथ को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। तो देखो यहाँ पे कहानी खत्म हुआ नहीं अभी, फिर से ये मेरे पास ऐसा सिचुएशन था, ये कंडक्टर था और मैंने बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज दे दिए, बहुत सारा दिए, और भी दे सकता हूं। अभी मान लो कि वो वाला स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो वैल्यू है उस पर नहीं पहुंचा, तो इतना तक मैंने कहा कि इसको होल्ड करके रखा हुआ था ना, ये अनपोज था, इसको अनपोज करो, पॉज था ये। तो इसमें मैंने बताया कि जितना भी तुम चार्ज दे रहे हो उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल है वो भी इंक्रीज कर रहा है, और भी चार्ज दोगे तो वर्क करना पड़ेगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। तो ये वाला पॉइंट मैंने क्लियर करवा दिया था, है ना। तो मतलब इससे ये पता चलता है कि तुम जितना भी चार्ज दोगे, मान लो किसी इंस्टेंट में यहाँ पे चार्ज Q था और उस इंस्टेंट में इसका पोटेंशियल V था, तो हम ये कह सकते हैं जितना भी चार्ज देंगे दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, है ना। जितना तुम चार्ज दे रहे हो उतना ही तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, दैट इंप्लाइज Q इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू V, Q इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू V, वो कांस्टेंट C है, दैट इंप्लाइज C इक्वल टू Q बाई V। ये C है, इसका नाम कैपेसिटेंस है, इसका नाम कैपेसिटेंस है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस देखो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, क्लियर है। तो पहले C एक 3 टर्म में बता देता हूं पहले कि कैपेसिटर डिवाइस है, कैपेसिटी उस डिवाइस का एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी है। कैपेसिटेंस जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इट इज द रेशियो बिटवीन द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू द पोटेंशियल डेवलप्ड, ठीक है। जो भी पोटेंशियल रेज हो रहा है इस चार्ज, ये Q अमाउंट चार्ज देने की वजह से V पोटेंशियल रेज हो रहा है, ठीक है। इसका जो ऐसा यूनिट है वो फैराड है, फैराड, ठीक है। अब तुम एक चीज बताओ, मतलब अगर मैं पोटेंशियल बढ़ा दूं, इस इक्वेशन को देखो और मुझे बताओ, अगर मैंने पोटेंशियल को बढ़ा दिया तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इसको बढ़ा दिया तो ये डिक्रीज कर जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है ना। नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। देखो ये जो C है ना, ये जो C है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V, क्योंकि इसका वैल्यू तो कांस्टेंट है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V होता है। अब तुम बताओगे सर क्या बोल रहे हो, ये इंक्रीज हो गया ना। अरे भाई ये इंक्रीज हो जाएगा तो साथ साथ ये भी तो इंक्रीज होगा, ये रेशियो तो कांस्टेंट रहेगा, ये रेशियो जो होगा हर हाल में कांस्टेंट रहना है, C इज कांस्टेंट। तो
तो ऐसे अगर ट्रिकी क्वेश्चन हो कि पोटेंशियल तुमने बढ़ा दिया तो कैपेसिटेंस का वेरिएशन कैसा होगा, पोटेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल। तुम चार्ज दे रहे हो, जितना चार्ज दोगे उतना पोटेंशियल बढ़ेगा, तो सी बाई वी हर हाल में कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो ये वाला चीज क्लियर हो गया, इस वाले को मैंने होल्ड करके रखा था बाद में बताने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि तुम समझ रहे हो। तुमने ये समझा कि एक जो डिवाइस में बना रहा हूं उस डिवाइस को बनाने के लिए मुझे कंडक्टर चाहिए था, फिर कंडक्टर को मैंने यूज किया, फिर मैंने कहा कि इस कंडक्टर में तुम कैसे चार्ज स्टोर कर सकते हो। अपने मर्जी से बहुत सारा चार्ज तुम दे नहीं सकते, एक लिमिट होता है। ठीक है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हो जाने के बाद तुम और चार्ज इसमें स्टोर नहीं कर सकते, उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है एयर का। फिर मैंने बताया अगर इस वैल्यू पर नहीं पहुंचा, फिर भी तुम मान लो इंटरमीडिएट कोई स्टेज में हो, तुम चार्ज दे रहे हो, तो साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, वर्क डन करना पड़ता है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो इसके वजह से हमें ये पता चल रहा है कि मतलब इस सिचुएशन में जो चार्ज है इस पोर्शनल टू पोटेंशियल होगा, तो Q = CV। फिर मैंने बताया C = देखो Q/V, और ये कांस्टेंट होगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q and V। क्लियर है। एक चीज और, मान लो अगर मुझे एक ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, वो है Q और V के बीच में, कैसे होगा बताना। देखो तुम्हारे पास इक्वेशन क्या है, Q = CV। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, Y = mx। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब मत पूछना ये कैसे हुआ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन फर्स्ट ईयर में मैंने बहुत बार बताया भी था और वीडियो में भी है, देख लेना। ठीक है, तो ऐसा होगा, अगर V यहां पे है और Q यहां पे है तब भी ऐसा ही होगा। देख लो, खुद से देख लो, है ना। चेंज करोगे इतना कुछ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Q और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। आई होप कि समझ रहे हो। तो चलो आगे बात करते हैं। अब देखो ये जो शेप लिया ना मैंने, ये जो जियोमेट्रिकल शेप लिया मैंने कंडक्टर का, ये जियोमेट्रिकल शेप एक आर्बिट्ररी शेप लिया, एक अच्छा जियोमेट्रिकल शेप देते हैं। चलो मान लो मेरे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल, ठीक है, हैविंग रेडियस r है, स्फेरिकल कंडक्टर है, हैविंग रेडियस r है। अब बताओ यहाँ पे मान लो हमने चार्जेस दिया हुआ है, बहुत सारे चार्जेस इस कंडक्टर में दिया हुआ है, तो हमें जानना है कि भाई ये जो कंडक्टर है इसका कैपेसिटी कितना होता है, मतलब कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होगा। तो मान लो टोटल चार्ज तुमने Q दे के रखे हुए हो, ठीक है, तो देखो अगर तुमने Q टोटल चार्ज, जो भी चार्ज होगा ये सरफेस पे होगा। कंडक्टर का प्रॉपर्टी तो हमें पता था, पहले आर्बिट्ररी शेप कंडक्टर लिया, अब एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया, स्फेरिकल कंडक्टर लिया, ये भी वर्क नहीं कर रहा है। तो देखो इस हाल में इसका पोटेंशियल कितना होता है, इसका पोटेंशियल कितना होता है, मैंने बताया था पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पे जितना होगा यहाँ पे उतना ही होगा, सरफेस पे सेम होगा। तो इसका पोटेंशियल होता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। ये 4 है, हाँ ठीक से लिखो, क्लियर। तो इसका जो पोटेंशियल है वो इतना है। तुम्हें क्या पता करना है, इस स्फेरिकल कंडक्टर जो है तुमने लिखा, इस स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है उसका वैल्यू कितना, तो C = Q/V होता है ना, C = Q/V। इसको भी चेंज कर देता हूँ, C = Q/V होता है। तुम वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक भी वर्क नहीं कर रहा, ऐसा क्यों। हाँ ये तो वर्क करेगा, पता नहीं क्या हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। तो C = Q, ये भी वर्क नहीं कर रहा, बाई B। तो V होगा तुम्हारे पास Q/V, तो V होगा 1/4, तो ये ऊपर उठ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और ये Q होगा तुम्हारे पास नीचे, Q कैंसल। तो C का आंसर कितना हो गया, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये इसका कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस, ठीक है, ये इसका कैपेसिटेंस है, इसका यूनिट होता है फेराड। तो एक चीज देखो, अब देखो इसका कैपेसिटेंस है, तो ये चीज जो है ये भी एक कैपेसिटर के हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है। इस कैपेसिटर में कितना कंडक्टर है, इस कैपेसिटर में ओनली 1 कंडक्टर, ये स्फेरिकल कंडक्टर है। इस कैपेसिटर को हम स्फेरिकल कैपेसिटर कहेंगे।
इस स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर क्या होगा इसका रेडियस। अगर तुम कहना चाहते हो कि सर मैं कैपेसिटेंस बढ़ाना चाहता हूँ, अगर मैं कैपेसिटेंस बढ़ाना चाहता हूँ, ऐसे अगर तुम मुझे कहोगे तो देखो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जितना बड़ा रेडियस हो जाएगा उतना कैपेसिटेंस का वैल्यू भी ज़्यादा होगा। क्यू और वी के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रहा है, क्यू और वी के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रहा है। और कोई चीज़ है जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, और कोई चीज़ है जो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखो ये वाला एक चीज़ है। अब तुम कहोगे सर एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है। ऑब्वियसली एप्सिलॉन नॉट जो है वो तो कांस्टेंट है, बट तुमने एप्सिलॉन नॉट के बारे में बात कर रहे हो, मतलब तुम कहाँ पे हो, फ्री स्पेस पे हो। फ्री स्पेस पे एप्सिलॉन नॉट होगा। इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो तो मटेरियल मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ये वाला चीज़ भी तुम्हारे पास जो स्फेरिकल कंडक्टर है उसका कैपेसिटेंस जो है वो आर के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही। 4 और पाई तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बट ये मीडियम मटेरियल मीडियम पे के ऊपर डील करता है, ये है ना। तो मीडियम अगर तुम चेंज करोगे, ये मीडियम अगर तुम चेंज करोगे तो इसका कैपेसिटेंस चेंज हो सकता है, ठीक है। तो वैसे भी हम एक जनरल एक्सप्रेशन निकालेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि जो ये जियोमेट्रिकल शेप हो गया ना, ये आर बड़ा हो गया तो जियोमेट्री उसका चेंज हो रहा है ना। तो हम देखेंगे एक जनरल एक्सप्रेशन निकालेंगे कैपेसिटर के लिए। उसमें देखेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर के ऊपर जो है कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा। बट इस टाइप ऑफ जो कंडक्टर तुमने लिया हुआ है, जो स्फेरिकल कंडक्टर है, उसके लिए बस इसका रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा और एप्सिलॉन नॉट मतलब मटेरियल मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा ये, ठीक है, इस सिचुएशन के लिए। बट हमारे पास जो आगे जाके हम मतलब कैपेसिटर के बारे जो जिस वाले कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे ना, वो होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मतलब इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस हम करने वाले हैं ही नहीं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसी को मतलब उसी के हिसाब से बढ़ते हुए हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिज़ाइन करेंगे। मतलब हम जानने की कोशिश करेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कैसे बनाते हैं और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा, जैसे कि यह स्फेरिकल कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू है इतना, और इससे पता चल रहा है कि आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है और मटेरियल मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करेगा। इसका भी हम स्टडी करेंगे। पहले देखेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कैसे बनाया जाता है, इस स्टोरेज डिवाइस को कैसे बनाया जाता है, क्योंकि आगे पूरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर ही हम मतलब डिस्कस करेंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है वो निकालेंगे। इसका वैल्यू निकालने के बाद हम देखेंगे कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, ठीक है। तो चलो एक चीज और बता देता हूं, जैसे कि तुम्हारे पास Q इक्वल टू C मतलब C इक्वल टू Q बाई V होता है। तो मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे इसको ऐसे लिखो, C इक्वल टू 1 कूलम और ये 1 वोल्ट है, तो C को हम 1 फेराड कह सकते हैं। तो 1 फेराड को तुम कैसे डिफाइन करोगे बताओ। 1 फेराड को लिख दिया, सिंपल सा वो है, डेफिनेशन है। The capacity of a capacitor, sorry, capacitance. The capacitance of a capacitor is said to be 1 farad if the potential is raised by 1 volt due to the presence of 1 coulomb charge. और ऐसे बताओ कि 1 कूलम चार्ज देने की वजह से इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट राइज कर रहा है, तो उसका कैपेसिटेंस जो है हम इसको 1 फेराड कहेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये एक नया फिजिकल क्वांटिटी है ना तुम्हारे पास कैपेसिटेंस, तो इसके बारे में हमें वो भी जानना है, डायमेंशन, ठीक है। इसका डायमेंशन भी हमें पता करना है। तो इसका डायमेंशन कैसे पता करेंगे, इसका डायमेंशन कैसे पता करोगे। डायमेंशन के बारे में मैंने कुछ बताया था, मैंने कहा था कि अगर तुम्हें डायमेंशन निकालना है तो क्या करना है, फोर्स का डायमेंशन याद रखना है, सिर्फ mL(T⁻⁻²) होता है। चाहे कोई सा भी फिजिकल क्वांटिटी दे दो, हम इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो Q हो गया, Q इक्वल टू IT, मतलब यहाँ ऊपर तो AT होगा, है ना। अब तुम कहोगे पोटेंशियल को तो हमें पता ही है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है ना, सॉरी V इक्वल टू ये होगा, तो वर्क डन में F.S हो जाएगा। डॉट तो नहीं चाहिए मुझे तो सिर्फ डायमेंशन लिखना है। तो फोर्स आ गया यहाँ पे, Q इक्वल टू IT मतलब Q इक्वल टू AT होगा, तो ये खुद से कर लोगे।
ये तुम्हारा जो डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये कर लेना, ठीक है। इसको एनसीईआरटी से अच्छी तरीके से पढ़ो, जो पॉइंट्स मैंने बताया वो समझने की कोशिश करो। आई होप कि जो मैंने बताया तुम समझ चुके हो, तो आसानी होगी, एक बार रीडिंग कर दोगे तो समझ जाओगे। जैसे कि मैंने डायलेक्ट्रिक्स के बारे में बताया था, देखो यहाँ पे न्यूमेरिकली कुछ नहीं बोलना था मुझे, न्यूमेरिकल कुछ करना नहीं है। एक एक्सप्रेशन मैंने लिखा वैसे सी का, जो कि स्फेरिकल कंडक्टर का है, उससे न्यूमेरिकल करवा सकता हूँ मैं, बट अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो थ्योरी है ना तुम अच्छी तरीके से समझो। डायलेक्ट्रिक का भी, वो भी मैंने बहुत मतलब कुछ इलाबोरेटली डिस्कस किया हुआ है, बट तुम अगर नहीं पढ़ोगे ना खुद से तो समझ नहीं पाओगे। तो इसको ठीक से पढ़ो, और ये वाला तो होमवर्क है, ये कर लेना, और इसका भी बुक से रीड करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करेंगे, और उससे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा करेंगे। कैपेसिटर का जो सर्किट होगा बहुत ज़्यादा ही न्यूमेरिकल होगा इसके ऊपर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय।